दोस्तों 21 अगस्त 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंडे मॉर्निंग का समय था। काफी चहल पहल थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे और तभी अचानक से लूव्रे म्यूजियम से 3 आदमी बाहर निकलते हैं। इन तीनों ने पिछली रात म्यूजियम के अंदर ही काटी थी और अब इनके हाथ में थी लूव्रे म्यूजियम की एक अहम संपत्ति, जिसको ये कंबल में छुपाकर भाग रहे थे। ये पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर सुबह की 7:45 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि अभी अभी इन्होंने एक पेंटिंग की चोरी करी है और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, द मोनालिसा। आज के दिन इस पेंटिंग की वैल्यू बिलियन डॉलर्स के करीब है। और आखिर क्या है रीजन इसके पीछे, क्या राज छिपे हैं इस मोनालिसा के अंदर, क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग? आइए जानते हैं रहस्य मोनालिसा का आज के इस वीडियो में। मोनालिसा पेंटिंग को बनाया था 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची के द्वारा। क्या कमाल के आदमी थे ये, आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ पेंटर ही नहीं बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर और आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतने सारे सब्जेक्ट की नॉलेज थी, फिर भी वो पेंटिंग हो, चाहे कार्डियोग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एनाटॉमी हो, बॉटनी हो, हाइड्रोलॉजी हो या जियोलॉजी, ऑप्टिक्स या फिर प्लेंटोलॉजी ही क्यों ना हो, इनकी बात ज्यादा न करते हुए मोनालिसा पर आते हैं, जो कि इनके द्वारा बनाई गई सबसे फेमस पेंटिंग थी। आइए जानते हैं ये पेंटिंग थी किसकी और पेंटिंग में नजर आने वाली ये औरत की आइडेंटिटी को लेकर लोग हमेशा से ही उत्सुक रहे हैं। इस पेंटिंग के बारे में सबसे पहले खुलासा किया था इटालियन आर्टिस्ट जियोर्जियो वसारी ने, जिन्होंने साल 1550 में लियोनार्डो डा विंची की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और उनके अनुसार ये औरत थी लीजा गिरार्देनी। इनकी शादी फ्लोरेंस शहर के एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुई थी, जिनका नाम था फ्रांसिस्को गियोकोंडो। उनका कहना था कि फ्रांसिस्को ने ये पेंटिंग अपनी वाइफ के लिए कमीशन करवाई थी और यहीं से इस पेंटिंग के 2 नाम निकलते हैं। पहला नाम जो हम सब जानते हैं मोनालिसा, ये आता है मडोना लिसा से और ट्रेडिशनली इटालियन भाषा में मैडम शब्द के लिए मडोना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो मडोना लिसा का मतलब हुआ मैडम लीजा और मडोना का शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया मोना विद डबल एन। इसी चीज को इंग्लिश में लिखते हुए एक एन को ड्रॉप कर दिया गया और मोना बन गया सिर्फ मोना। तो आज के दिन इसका मतलब है मैडम लीजा और लेडी लीजा। और फिर आता है मोनालिसा का दूसरा नाम ला जोकोंडो। अपनी शादी के बाद ये लीजा गिरार्देनी बन गई लीजा जोकोंडो। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह भी है दोस्तों कि इटालियन में जोकोंडो का मतलब है लाइट हार्टेड और चेयरफुल, यानी कि हंसमुख। और आज के दिन मोनालिसा अपनी मुस्कान के लिए भी काफी मशहूर है। फ्रेंच में इस जोकोंडो शब्द को जे से शुरू करके लिखा जाता है, तो यही कारण है कि आप कभी पेरिस के लूव्रे म्यूजियम में जाकर मोनालिसा की पेंटिंग देखेंगे तो फ्रेंच में वहां आपको लिखा मिलेगा ला जोकोंडो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1550 में खुलासा होने के बावजूद भी लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो वसारी ने कहा वो सही था। कई थ्योरी सामने आने लगी कि एक्चुअली में ये औरत कोई और है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये दा विंची की मम्मी थी, तो कुछ ने कहा कि ये एक इटालियन एरिस्टोक्रेसी में एक रानी की पेंटिंग थी। सबसे मजेदार थ्योरी तो ये आई कि इस पेंटिंग में दा विंची ने खुद को दर्शाया है। ये पेंटिंग किसी औरत की नहीं बल्कि ये पेंटिंग दा विंची की खुद की पेंटिंग है और उन्होंने इमेजिन किया है कि वो खुद कैसे दिखते अगर वो एक औरत होते। इस थ्योरी को इटालियन आर्टिस्ट लिलियन श्वार्ट्ज ने 1987 में अपने एक आर्टिकल के जरिए बढ़ावा दिया था। उन्होंने डिजिटल टूल्स का यूज करके सिमिलैरिटीज दिखाने की कोशिश करी लियोनार्डो डा विंची की शक्ल में और मोनालिसा की शक्ल में। लेकिन आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस पेंटिंग में जो औरत दिखाई गई है वो लीजा जियोकोंडो ही है। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने 25 सालों तक इस चीज पर रिसर्च करी थी और आर्काइव्स ढूंढ कर निकाले और 2004 में उन्हें क्लियर एविडेंस मिला इस बात को साबित करने के लिए। उन्होंने ये भी पाया कि डा विंची के परिवार का काफी करीबी रिश्ता था फ्रांसिस्को जियोकोंडोस की फैमिली से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी रिकॉर्ड मिला कि लीजा की शादी 5 मार्च 1495 में रजिस्टर्ड हुई थी, जब लीजा की उम्र सिर्फ
16 साल थी और फ्रांसिस्को की खुद की उम्र 30 साल थी। इस बात का भी पता लगाया गया कि लियोनार्डो डा विंची के पिता और लीजा के हस्बैंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और ऐसा हो सकता है कि इस पेंटिंग को कमीशन कराने का काम लीजा के हस्बैंड द्वारा नहीं बल्कि लियोनार्डो के पिता द्वारा किया गया हो। प्लांटी का कहना है कि जब ये पेंटिंग बनाई गई थी तब लीजा की उम्र 24 साल थी और इस पेंटिंग को बनाने के पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला रीजन, जब 1503 में फ्रांसिस्को और लीजा ने अपना खुद का घर खरीदा, या फिर दूसरा रीजन दिसंबर 1502 में जब उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ। ये दूसरा रीजन ज्यादा प्रोबेबल लगता है क्योंकि इससे 3 साल पहले 1499 में लीजा ने अपनी बेटी को खोया था। अगर आप इस पेंटिंग को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि लीजा के बालों में एक पर्दा सा चढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसे कई लोग मॉर्निंग वेल करके पुकारते हैं, यानी कि एक ऐसा पर्दा जो तब चढ़ाया जाता है जब परिवार में किसी की डेथ हो गई हो। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर दा विंची इटालियन थे, मोनालिसा इटालियन थी, तो ये पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है। इसको लेकर बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि साल 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस I ने डा विंची को इनवाइट करते हैं कि वो फ्रांस में आकर रहने लगे और इसी के चलते डा विंची इटली से फ्रांस शिफ्ट हो जाते हैं और अपने साथ मोनालिसा की ये पेंटिंग भी लेकर चले जाते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इस चीज पर क्लियर नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि डा विंची ने इस पेंटिंग को अभी तक क्लियर नहीं किया था। पेंटिंग शुरू करने के 15 साल बाद भी वो अपनी पेंटिंग पर काम करे जा रहे थे। इसी बीच साल 1519 में राजा के महल में रहते हुए लियोनार्डो डा विंची का देहांत भी हो जाता है और ये पेंटिंग राजा अपने रॉयल कलेक्शन में रख लेते हैं अपने पास। इसके करीब 150 साल बाद जाकर सन 1797 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है तो इस पेंटिंग को राजा के महल से बाहर निकालकर लुवरे म्यूजियम में रख दिया जाता है और इसी कारण से मोनालिसा चुराई जाती है साल 1911 में, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरुआत में की थी। इस चोरी के मास्टरमाइंड थे विंचेंजो पेरुगिया, जिन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस पेंटिंग चुराई थी और ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। इनका मानना था कि ये पेंटिंग इटली के पास होनी चाहिए, फ्रांस के पास नहीं, इसीलिए इसे चुराकर इटली में लेकर जाते हैं। इतनी फेमस पेंटिंग को चुराना बड़ा रिस्की काम है और स्पेशली जब इस पेंटिंग की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर में हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए इस पेंटिंग की खासियत को जानते हैं, आखिर क्यों है ये इतनी स्पेशल। सबसे पहली चीज तो ये है कि मोनालिसा को किसी पेपर, कैनवस या कपड़े पर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे पेंट किया गया है पोप्लार की लकड़ी पर। उस जमाने में ये इटालियन पेंटर्स की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। दूसरी चीज, इस पेंटिंग का साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। वैसे ये सिर्फ 77 सेंटीमीटर्स बाय 53 सेंटीमीटर्स की पेंटिंग है, लेकिन फिर भी इसे इतनी स्पेशल पेंटिंग माना जाता है क्योंकि इटली में अपने ज़माने में ये सबसे पहली ऐसी पेंटिंग थी जो इंसान को इतने क्लोजली फोकस कर रही हो। ये एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है और आज के दिन ऐसे शॉट्स फोटोग्राफी में बड़े ही कॉमन होते हैं, लेकिन उस टाइम कोई भी इस तरीके की पेंटिंग नहीं बनाता था। अगर आप इस पेंटिंग की कलर ग्रेडिंग देखोगे तो बहुत सारे ब्राउन और येलो कलर का यूज किया गया है। काफी डल सी पेंटिंग लगती है ये इतनी येलोइश है कि एक समय पर एक प्रोफेसर ने लीजा को कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इसके पीछे 2 कारण हैं कि इस पेंटिंग के ऊपर वार्निश की लेयर लगाई गई है ताकि मॉइस्चर इस पेंटिंग पर बुरा असर ना डाल सके, क्योंकि ये लकड़ी पर बनी है तो इसे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से बचाना काफी जरूरी है। और दूसरा ये कि समय के साथ साथ इसमें ब्लीचिंग देखने को मिली है। ओरिजिनली जब ये पेंटिंग बनी थी तो और ज्यादा ब्राइट और कलरफुल हुआ करती थी और कुछ लोगों ने इसे रिक्रिएट करने की कोशिश की कि ओरिजिनली ये पेंटिंग कैसी दिखाई देती होगी। दा विंची ने इस पेंटिंग में बड़े ही खास पेंटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया है जिसे स्फूमाटो कहा जाता है, यानी कि टेक्निक ऑफ ब्लेंडिंग। जो बैकग्राउंड देख रहे हो आप इस पेंटिंग में एक लैंडस्केप दिखाई दे रहा है, वो इटली की आर्नो वैली का है। उस बैकग्राउंड में और मोनालिसा में कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है और कुछ जगहों में मोनालिसा के बाल लैंडस्केप में झलक रहे हैं। आउटलाइंस को ब्लर करना, कलर्स की ब्लेंडिंग करना, यही स्फूमाटो टेक्निक है और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। जितना आप उस मुस्कान की तरफ देखोगे उतना ही ये चेहरा ज्यादा सीरियस दिखने लगेगा आपको।
पेंटिंग के किसी भी और हिस्से में, चाहे वो बैकग्राउंड हो, मोनालिसा का फोरहेड हो, आंखें हो, आपको इफेक्ट जरूर दिखाई देगा। लीजा का चेहरा ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है जब आप मुस्कान पर फोकस नहीं करते। इसी मुस्कान को बनाने के लिए दा विंची ने सबसे ज्यादा समय लिया था। उन्होंने कई रातें फ्लोरेंस के एक हॉस्पिटल में बिताई थी, जहां पर वो डेड बॉडीज की खाल निकाला करते थे और वो स्टडी करना चाहते थे कि चेहरे की नर्व से कैसे स्माइल आती है। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था, द मसल्स विच मूव द लिप्स आर मोर न्यूमरस इन मैन देन इन एनी अदर एनिमल। इसी के दौरान उन्होंने घोड़ों की भी स्टडी कर डाला और इंसानों के एक्सप्रेशन को घोड़ों के चेहरे से कंपेयर कर दिया। नोट्स में उन्होंने लिखा, नोटिस वेदर द मसल्स दैट रेज द नोस्ट्रिल्स ऑफ द हॉर्स इज द सेम एज दैट विच लाई हियर इन मैन। इसी के दौरान उन्होंने ऑप्टिक्स भी रिसर्च कर डाली और उन्होंने पाया कि जो लाइट रेज हमारी आंखों के रेटिना पर आकर लगती हैं, रेटिना के बीच का हिस्सा जिसे फोविया कहा जाता है, वो हमें बारीक से बारीक चीज भी देखने में हेल्प करता है। और दूसरी तरफ रेटिना का बाकी हिस्सा जो शेडोज और ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को ज्यादा पिकअप करता है। इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने शेडोज पर ध्यान दिया ताकि आप पेरिफेरल रीजन से भी मोनालिसा को देखोगे तो आपको फर्क दिखेगा। मतलब ये कि यदि आप दूसरी तरफ भी देख रहे हो तो आपका ध्यान मोनालिसा पर ना होते हुए भी उसकी मुस्कान पर आ जाता है। दूसरी तरफ सुमाटो टेक्निक के जरिए जो शेडोज बनाई गई हैं, उनके जरिए एक ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि जब आप कहीं और भी देखते हो तो आपके पेरिफेरल रीजन में वो मुस्कान आती है और उसी शेडोज में झलकती है और तब आपको लगता है कि लीजा मुस्कुरा रही है। अब कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपको कहूं कि मोनालिसा की एक नहीं बल्कि दो पेंटिंग्स हैं। ये कोई और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि ये बात सच है। मोनालिसा की पेंटिंग जिसे हम सब जानते हैं, उससे ही मिलती जुलती पेंटिंग बनाई गई थी उसी टाइम में। इसी दूसरी मोनालिसा की कहानी शुरू होती है 1504 में, जब राफेल नाम के एक और लेजेंडरी आर्टिस्ट ने पेन और इंक के जरिए एक रफ स्केच को बनाया था। यदि इसे लुवरे की मोनालिसा से कंपेयर किया जाए तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। राफेल के स्केच में 2 कॉलम्स दिखाई देते हैं मोनालिसा के पीछे। इस थ्योरी को सन 1993 में एक जर्मन आर्ट हिस्टोरियन और प्रोफेसर प्लेंटी, जो 25 सालों तक रिसर्च कर रहे थे मोनालिसा की आइडेंटिटी पर, उन्होंने कंफर्म किया राफेल एक्चुअली में फ्लोरेंस शहर में कुछ समय के लिए जियोकोंडो परिवार के घर के सामने ही रहते थे। क्या इसका मतलब ये हुआ कि राफेल ने अपनी खुद की पेंटिंग बनाई सेम औरत को सेम पोज में बैठाकर? इस सवाल का एक और जवाब भी हो सकता है कि दूसरी मोनालिसा की पेंटिंग एग्जिस्ट करती है जिसे देखकर राफेल ने अपनी ड्राइंग बनाई थी, और ये दूसरी मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया के सामने आती है 1914 में। लंदन के पास रहने वाले एक नॉवलिस्ट जॉन आर ईयर के पास मोनालिसा का नया वर्जन था, वही पेंटिंग जिसके बेसिस पर राफेल ने अपनी ड्राइंग बनाई थी। ये दूसरी मोनालिसा लुवरे में रखी मोनालिसा से 3.5 इंचेस लंबी और 5 फीट चौड़ी है। अगर इन दोनों पेंटिंग्स को आप कंपेयर करोगे तो 3 चीजें सामने आती हैं। पहली चीज, दूसरी मोनालिसा में दिखाई देने वाली औरत यंग लग रही है। दूसरी चीज, इस नई पेंटिंग में जो सिर है वो आगे की तरफ टिंटेड है। और तीसरी, इस मोनालिसा के एक्सप्रेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर हैं। और बैकग्राउंड में दिखाई देने वाले 2 कॉलम्स राफेल के ड्राइंग में भी दिखाई देते हैं। इन्हीं कारणों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि लियोनार्डो डा विंची 2 मोनालिसास पर काम कर रहे थे। दोनों ही पेंटिंग्स डा विंची के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन जो आइलवर्थ वाली मोनालिसा बाद में पाई गई, ये पहला वर्जन था लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग्स का। तब वो अपनी स्टाइल से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और यही कारण है कि उस पेंटिंग में जो मोनालिसा दिखती है वो काफी यंग दिखाई देती है दूसरी मोनालिसा के कंपैरिजन में। ये थ्योरी आज तक डिबेट का मुद्दा बनी हुई है। साल 2010 में मोनालिसा फाउंडेशन ने आइलवर्थ वाली मोनालिसा पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसके पीछे का राज पता लगाने के लिए, और इन्होंने एक दूसरी थ्योरी बनाई। इसमें इन्होंने कहा कि नई मोनालिसा का जो चेहरा और हाथ हैं वो दा विंची ने खुद बनाए हैं और जो बैकग्राउंड है उसे किसी इंफीरियर आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है। ये दोनों ही थ्योरीज आज तक केवल थ्योरीज ही हैं, क्योंकि इनके बारे में किसी तरह के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अब अगर मोनालिसा की चोरी पर वापस आएं तो पता चलता है कि इस चोरी के मास्टरमाइंड विंचेंजो पेरुगिया असल में लुवरे म्यूजियम में एक एम्प्लॉयर थे।
एक दिन वो म्यूजियम के कॉर्नर में छिप जाते हैं और सारी रात वहीं काटते हैं। उसके बाद अगली सुबह वो पेंटिंग चोरी करके निकलते हैं म्यूजियम से बाहर। उनका मानना था कि लियोनार्डो दा विंची एक इटालियन थे, तो इस पेंटिंग को भी इटालियन म्यूजियम में ही होना चाहिए। चोरी की खबर फैलते ही खबर न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन जाती है और कई डिटेक्टिव भी चोर को ढूंढने में लग जाते हैं। लगभग 2 साल तक पेरुगिया इस पेंटिंग को अपने पास अपने घर में रखते हैं और फाइनली इम्पेशेंट होकर वो इस पेंटिंग को बेचने निकल पड़ते हैं। फ्लोरेंस शहर के एक आर्ट डीलर को वो पेंटिंग बेचने की कोशिश करते हैं। जियोवानी पोगी जो एक आर्ट डीलर थे और वो पेंटिंग के पीछे लगे स्टैम्प को देखकर कंफर्म हो जाते हैं कि ये वही चोरी की हुई पेंटिंग है। इसी के चलते विंचेंज़ो पकड़े जाते हैं और उन्हें 6 महीने की सजा हो जाती है। इसके बाद 4 जनवरी 1914 में पेंटिंग को दोबारा लुवरे म्यूजियम में रख दिया जाता है। आज के दिन ये पेंटिंग एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखी है, स्ट्रिक्ट क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशन में, जहां 50% ±10% ह्यूमिडिटी बरकरार रखी गई है और जहां का टेम्परेचर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच का है। इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि चोरी होने के बाद ही ये पेंटिंग दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन जाती है। तो आज के दिन अगर आप कभी लुवरे म्यूजियम में जाकर मोनालिसा की पेंटिंग देखोगे तो इस पॉपुलैरिटी का ब्लेम सिर्फ और सिर्फ विंचेंज़ो पर ही जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।